सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और उसका नेक्स्ट टॉपिक है दृश्यमान स्वामी, जिसको ऑस्टेंसिबल ओनर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि दृश्यमान स्वामी के द्वारा ट्रांसफर को समझाइए, एक्सप्लेन द ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर। क्लियर? इसके आंसर में यह है कि ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है, ठीक है, उसके द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, लॉ का एक सिद्धांत है कि कोई व्यक्ति अपने को प्राप्त अधिकारों से अधिक का किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया कर सकता। कहने को मतलब जो राइट आपके पास नहीं है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जो आपके पास है उसी को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, आपका उस पर कब्जा है, आप उसके मालिक हो, उसको ट्रांसफर कर सकते हो, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पर समझे, मान लो भी 3 व्यक्ति है A B C, तीनों की जॉइंट प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब हर बंदे का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, 3 बंदे हैं A B C, एक प्रॉपर्टी है, 1/3 हिस्सा हर बंदे का है उसमें से। ठीक है, अब कोई भी एक पर्सन A या B या C अकेला उस पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट उसके पास नहीं है, क्योंकि 1/3 से ज्यादा वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन इस नियम का एक एक्सेप्शन है, मतलब जो अधिकार अपने पास नहीं है उनको भी ट्रांसफर अगर करते हैं तो वो वैलिड माना जाएगा, उसको वॉइडेबल नहीं करा सकते। वो कहां दे रखा है, वो एक एक्सेप्शन है 41 में दे रखा है। उसके अंदर यह बता रखा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है, ऑस्टेंसिबल ओनर है, उसके द्वारा कंसीडरेशन के बदले में कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जाता है, मतलब उसके बदले में क्या ले लिया, उसने प्रतिफल प्राप्त कर लिया। और जिसने खरीदा है, जो बायर है, जो क्रेता है, उसने गुड फेथ में खरीदा है, पूरी सावधानी से खरीदा है, उसने पूरा प्रयास लगाया है कि असली जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन है, और गुड फेथ में खरीदा है। अब जो ये ट्रांसफर हुआ है तो वो क्या वॉइड एबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये जो एक्सेप्शन है किसके लिए बना है? ये बोनाफाइड परचेजर के हितों की रक्षा के लिए बना है। क्रेता, बायर, जिसने खरीदा है, वही सावधानी से और पूरी जानकारी से, ठीक है, पूरा पता लगाया है उसने और गुड फेथ में खरीदा है, उसके बदले में कंसीडरेशन भी दिया है, मतलब प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके बदले में प्रतिफल पैसा जो उसके बदले में दिया है। ठीक है, और उसने गुड फेथ में खरीदा है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अब जो ट्रांसफर हुआ है वो वॉइडेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो जिस व्यक्ति के कब्जे में थी तो उसको देखने से ऐसा लगता था कि ये पूरी प्रॉपर्टी का मालिक है, और उसने ये विश्वास दिलाया था कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं। ठीक है, यहां पर एस्टॉपर का सिद्धांत लागू होता है, विबंध का। विबंध क्या है? भी कोई व्यक्ति अपने द्वारा कही गई बात से मुकर नहीं सकता अगर उस बात पर विश्वास करके किसी व्यक्ति ने कोई काम कर लिया या करने से रुक गया। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है भी? जो ये दृश्यमान स्वामी का अगर आपको साबित करना है दावा भी, हाँ भी मैंने तो गुड फेथ में खरीदा था, ठीक है, पूरा विश्वास करके सावधानी से, और इसके बदले में मैंने कंसीडरेशन भी दिया था, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ये बायर के हितों की रक्षा के लिए बना है। ठीक है, इसको फिलाव का सिद्धांत भी कहा जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है भी, आपका जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल नहीं होगा। आपको कुछ एक शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहली क्या है? जो ट्रांसफर है, जो अंतरक का दृश्यमान स्वामी होना, मतलब जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो क्या है? ऑस्टेंसिबल ओनर है। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है? जो देखने से प्रतीत होता है कि ये मालिक है। ठीक है, दूसरा है वास्तविक स्वामी की संपत्ति का होना। ठीक है, मतलब सहमति का होना या संपत्ति
शब्द यूज हुआ है, यहाँ सहमति आएगा। दृश्यमान स्वामी के कब्जे में वे प्रयोग में संपत्ति का वास्तविक स्वामी की सहमति, कंसेंट से होना आवश्यक है। मतलब अगर मान लो भी 3 व्यक्तियों की प्रॉपर्टी है और एक का कब्जा है, तो जो बाकी के 2 व्यक्ति हैं तो उनकी सहमति का होना जरूरी है उस कब्जे के लिए। जैसे ABC है, एक प्रॉपर्टी है, तीनों मालिक है, 1/3 हिस्सा सबका आता है। क्लियर? अब यहां पर जो प्रॉपर्टी का कब्जा वो ए के पास है, किसके द्वारा है? जो B और C है उनकी सहमति, उनकी कंसेंट से। कंसेंट कैसे भी हो सकती है, एक्सप्रेस और इंप्लाइड भी हो सकती है, लेकिन वो मतलब कपट, मिथ्या व्यपदेशन, फ्रॉडेंटली, उत्पीड़न, कोर्शन, इसके द्वारा नहीं होनी चाहिए, असम्य कसर द्वारा नहीं होनी चाहिए, उससे मुक्त होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, प्रतिफल का होना। मतलब जो बायर है, जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, उसने कुछ ना कुछ प्रतिफल प्रदान किया है। मतलब भी आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, गुड फेथ में खरीदी, उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ दिया है, पैसा दिया है, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन उसको दिया है उसके बदले में। चौथा है जो अंतरिति है उसके द्वारा युक्ति सावधानी बरती जाना। जो 41 है उसकी स्वार्थिक महत्वपूर्ण शर्त है कि अंतरिति द्वारा युक्ति सावधानी, रीजनेबल केयर से कार्य किया जाना। मतलब जिसने खरीदा है, जो क्रेता है, जो बायर है, उसके द्वारा पूरी सावधानी बरती गई। ठीक है, पूरा पता लगाया गया, उसके बाद प्रॉपर्टी को खरीदा गया। 5वां पॉइंट है सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। मतलब जो आपने ट्रांसफर किया है, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जो ट्रांसैक्शन किया है, वो गुड फेथ में किया है, पूरा विश्वास करके किया है। ठीक है, तो आपके द्वारा खरीदी की प्रॉपर्टी का जो ट्रांसैक्शन है वो वॉइडेबल नहीं होगा। चाहे जिसने प्रॉपर्टी बेची है वो उसका मालिक नहीं था पूर्ण तरीके से, लेकिन आपने तो कंसीडरेशन देकर गुड फेथ में सद्भाव पूर्व खरीदी है और पूरा पता लगा के खरीदी। ठीक है। अपवाद है इसके 41 में जो सिद्धांत बता रखा है, इसके कुछ अपवाद है कि ये कुछ एक परिस्थितियों में, कुछ एक मामलों में लागू नहीं होता। कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, जायदाद है, कुछ भी है, उस पर लागू होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गाड़ी है, बाइक है, कोई भी चीज लगा लो जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है, उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। नीलाम द्वारा विक्रय के मामलों में यह सिद्धांत, नीलामी होती है उसके अंदर अगर सेल की जाती है कोई प्रॉपर्टी, उस पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। माइनर व्यक्तियों के मामलों में, आवश्यक व्यक्तियों के मामलों में भी सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जो माइनर है वो सम्मति मतलब सहमति देने के लिए कंपिटेंट नहीं है। विचाराधीन वादों में लिस पेंडिस मतलब कोई केस पेंडिंग चल रहा है की व्यवस्था में भी ये सिद्धांत लागू नहीं होता। न्यायालय द्वारा विक्रय के मामलों में, कोर्ट के द्वारा अगर सेल की जाती है तो वहां भी ये सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं माना गया। ठीक है। उसके बाद बता दिया कि फिलाव का सिद्धांत क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की सेक्शन 41 में प्रतिपादित निर्वाचन के सिद्धांत को फिलाव का मतलब जो ये सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है? फिलाव का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। ये इस नियम का अपवाद है। किसका अपवाद है? कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति में निहित अपने जो उसका हक है, सप्तव है, उससे अधिक, उससे ज्यादा का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो उसका एक्सेप्शन क्या है? 41। अगर कर दिया तो भैया, अगर खरीदने वाले ने गुड फेथ में खरीदा है, कंसीडरेशन दे के खरीदा है, ठीक है, पूरा पता लगा के खरीदा है, सावधानी से खरीदा है, तो ट्रांसैक्शन वो क्या है, जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल नहीं होगा। ठीक है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है। इस पर शॉर्ट नोट भी आ जाता है, कई बार फुल नोट भी आ जाता है। भी ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है, उसके द्वारा अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया जाता है तो क्या होगा। ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है?
जो देखने से लगता है कि हाँ भी स्वामी है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी का कब्जा है। वो अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि मैं इस जमीन का मालिक हूं। और जो खरीदने वाला है उसने पूरा विश्वास करके, पूरा पता लगाकर, गुड फेथ में और प्रतिफल कंसीडरेशन देकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। तो जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल नहीं होगा। यही इस चीज का मूल मंत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये टॉपिक पूरा होता है।